हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 7th क्लास के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के प्रश्नों को, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से आज एनसीईआरटी 7th क्लास को भी समाप्त करने वाले हैं। और हम लोग कल से 8th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चा लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर, यानी कि 2 क्लास के एनसीईआरटी को समाप्त कर दिया है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी 7th क्लास में चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, या आप देख सकते हैं मानव पर्यावरण, अन्योन्याश्रित क्रियाएं, साथ ही उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण आपके घास स्थलों पर जीवन का कैसे संभव होता है। ये सारी चीज़ें आज की टॉपिक हैं और यहाँ से हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, मानव बस्तियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, वह स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। दूसरा कह रहा है, घने जंगलों, गर्म एवं ठंडी रेगिस्तानों में तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। आपके सामने है 2 ऑप्शन और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने कूट भी है। ए में है पहला ऑप्शन सही है, बी में है दूसरा ऑप्शन सही है, सी में है दोनों ऑप्शन सही है और डी में है कोई ऑप्शन सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सी बातें हैं जो सत्य हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी को पता है केवल और केवल आपका पहला सही है। वह स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। दूसरा, जंगल जो होते हैं, जहां घने जंगल होते हैं, गर्म और ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं और पर्वतों के जो निवासी होते हैं, ये अस्थायी बस्तियों में नहीं रहते, बल्कि ये मैक्सिमम या ज़्यादातर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। यहाँ पे जीवन अस्थायी नहीं होता है, ज़्यादातर लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। याद रखिएगा, पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 तरह का बसाव होता है। एक अस्थायी, जहाँ पे लोग हमेशा के लिए बस जाते, एक होता अस्थायी, जो लोग समय के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, पानी की उपलब्धता के हिसाब से यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। तो केवल ए सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही कॉमन सेंस का बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण का मतलब है बिखरी हुई, छितराई हुई, फैली हुई बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी। आपके सामने ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है, फटाफट देंगे जवाब। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएंगी, या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाएंगी, या तटीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी, या घने जंगली क्षेत्रों में पाई जाएंगी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन से क्षेत्रों में बिखरी हुई, छितराई हुई या फैली हुई बस्तियां पाई जाती हैं। ए में है पहला तीसरा, बी में है पहला दूसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा, डी में है पहला और चौथा। फटाफट देंगे जवाब और आप सभी को पता है कि किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे आपकी बिखरी हुई और जो है छितराई हुई बस्तियां। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर पहला सही है और चौथा। पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, साथ ही बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म रेगिस्तानों में, इसके अलावा जहां का जलवायु बहुत जटिल होता है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, वहां पे अस्थायी बस्तियां पाई जाती हैं। वहां पे बिखरी हुई दूर दूर लोगों का बसाव होता है, वहां पे घनी आबादी नहीं होती है। जबकि सबसे घनी आबादी विश्व में मैदानी बेल्ट में होती है और तटीय इलाके में होती है, चाहे वो नदी का तट हो या समुद्र का तट हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा लोग क्लास को शेयर भी करते रहें ताकि और भी बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, आपको बताना है। ऐसे प्रश्न देखिए आयोग ने पूछे हुए हैं। पहला है फ्लाई ओवर, दूसरा है एक्सप्रेस वे, तीसरा है सब वे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन है जो आपका सड़क का भूमिगत निर्माण है, यानी कि अंडरग्राउंड जो है बनाया जाता है, कौन सा चीज़ है। तो फ्लाईओवर से पता चल रहा है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर ऊपर होता, ओवर की बात कर रहा है। एक्सप्रेस वे आपका कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन के अंदर हो, ये मैक्सिमम ज़मीन के बाहर होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। ये आपका जो है वो है सब वे। आप सभी को पता होगा जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ अंडरग्राउंड रास्ते बना दिए जाते हैं और इसी को कहा जाता है सब वे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है।
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चंस पहले बहुत ही ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तीसरा है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग और चौथा है केप काहिरा रेल मार्ग। बताएंगे चलो, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी को पता है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये सबसे लंबा है विश्व का, और ये आपका पश्चिमी रूस से, यानी कि जो आपका वेस्ट रूस है यहाँ से, यहाँ है आपका एक क्षेत्र जिसे कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से ये शुरू होता है और ये जाता है आपके प्रशांत महासागर के किनारे तक, यानी कि पूरे के पूरे जो आपका रूस है इसको बीचों बीच से ये पार करता हुआ जाता है व्लादिवोस्टोक तक। तो याद रखिएगा, काफ़ी लंबा है ये, रूस का पूर्व से पश्चिम बीचों बीच से ये जाता है और पूरे रूस से ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। दूसरा, केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आपके सामने प्रश्न भी हैं, ऑप्शन भी है और कूट भी, और आपको देना है जवाब। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है पहला दूसरा दोनों और डी में है कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि केवल और केवल आपका पहला सही है, यानी कि ए सही है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है, बिल्कुल सही है। लेकिन केवल नदियों के द्वारा ही अंतर्देशीय जलमार्ग का काम होता है, ऐसा सही नहीं है। अंतर्देशीय जलमार्ग के अंदर, यानी कि देश के अंदर जो जलमार्ग हैं वो नदियों से भी होते हैं और झीलों से भी होते हैं। अमेरिका के जो ग्रेट लैक्स हैं अच्छे खासे अंतर्देशीय मार्गों का काम करते हैं। और नदियों की बात करें तो भारत में आपकी गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। या कहिए दक्षिण अफ्रीका, या कहिए कि अफ्रीका में नील नदी है, आपकी यूरोप में राइन नदी है। इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो आपके अंतर्देशीय जलमार्ग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। खास करके दुनिया का सबसे व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग आपका राइन है। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? विश्व का फेफड़ा, दुनिया का फेफड़ा अमेजन नदी बेसिन के बारे में बताएं। अमेजन जंगल है वहाँ पे, कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दूसरा कह रहा यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तीसरा कह रहा है इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तीन ऑप्शन आपने देख लिया है, आपको सत्य कथन बताने हैं। अब आप देखिए कूट भी आपके सामने है। ए में है पहला, केवल पहला, हालांकि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों दो होना चाहिए था। ए में लीजिए पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है कोई नहीं। आपके सामने है तीन ऑप्शन और आपको देना है जवाब, कूट की सहायता से उत्तर देना है बच्चा लोग। तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो याद रखेंगे आपका यहाँ पे लिखी हुई तीनों बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली हुई है जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहता है, जो कि पूरे वर्ष यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पूरे वर्ष यहाँ दोपहर बाद बहुत ही घनघोर वर्षा होती है जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए मौसम लगभग हमेशा दिन रात का बराबर ही होता है, साथ ही आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और प्रतिदिन यहाँ वर्षा होती है और बिना किसी चेतावनी के, जो कि यहाँ पे डेली सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से इतना ज़्यादा जल गर्म हो जाता है, वाष्पित होकर ऊपर जाता है और ठंडा होकर बूंदों के रूप में नीचे टपकता है या गिरता है और जिससे यहाँ घनघोर वर्षा होती है। आर्किडियन, आपको बताना है आर्किडियन तथा ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? इस तरह के परजीवी पौधे कहाँ उगते हैं? पहला है वर्षा वन में, दूसरा है मानसूनी वन में, तीसरा है भूमध्य सागरीय वन में और चौथा है शंकुधारी वन में। बताएंगे बच्चा लोग कौन से वन में आपके उगते हैं आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी प्लांट्स? तो आप सभी को पता है ये कहाँ की प्रजातियाँ हैं, ये वर्षा वनों की प्रजातियाँ हैं जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये सदाबहार वनों की में पाई जाती हैं और ये
इन पेड़ मतलब सदाबहार पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा गया है। आप सभी को पता होगा अमेजन जंगलों में इतनी घनी वनस्पतियां होती हैं, इतनी प्रजातियां होती हैं, इतनी टहनियाँ, इतनी पत्तियां होती हैं कि सूर्य की किरणें नीचे पहुंचता ही नहीं और नीचे पूरा घना अंधेरा रहता है। और यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रजाति के प्लांट, सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, सबसे खतरनाक जीव जंतु भी पाए जाते हैं, सबसे बड़े आकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति अनाकोंडा यहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? अमेजन नदी द्रोणी में वहाँ के वर्षा वनों में मलोका पाया जाता है। मलोका है क्या, आपको बताना ये क्या है, और ये आयोग का पूछा हुआ है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न आयोग के पूछे, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को क्या यहाँ पे पाए जाने वाले एक प्रकार के जीव हैं, यहाँ पे होगा पाए जाने वाले जीव को। दूसरा कह रहा है यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को। तीसरा कह रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला घर है। और चौथा कह रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति है। इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो मलोका की व्याख्या कर रहा है, और आप सभी को पता है कि मलोका क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उसी को मलोका कहा जाता है। मोस्टली यहाँ के जो लोग होते हैं वो वृक्षों पे घर बनाते हैं और जंगलों में लकड़ियाँ काटते हैं, जंगलों के उत्पाद पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा, मलोका यहाँ के घरों को कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी के बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन पाया जाता है। आपको बताना है कहाँ पे पाया जाता है। पहला है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जिसको सूस भी कहते हैं गांव में, ऐसा जीव कहाँ पाया जाता है। और आप सभी को पता है ये आपकी डॉल्फिन ही है, जिनको लोग जो है स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं या शूशु कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ पानी में ही डेवलप करते हैं, जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ पे ये नहीं होते। इनकी आंखें नहीं होती, या कहिए ये अंधे होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया कि फिर ये अपना शिकार कैसे करते हैं, तो ये पराश्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि एक तरीके से कहिए जैसे कि आपके चमगादड़ होते हैं ना, वाइब्रेशन के द्वारा अपने शिकार को ढूंढते हैं रात्रि में, वैसे ये लोग भी वाइब्रेशन के द्वारा अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं, भोजन करते हैं और निवास करते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता। अच्छा, ये क्वेश्चन और आता है कि गंगा डॉल्फिन के लिए शोध संस्थान या कहाँ पे बना है, तो याद रखिएगा पटना में बना है। ये क्वेश्चन भी आया है। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? ये तो आप लोग बिल्कुल सेकंडों में उत्तर देंगे, सभी को पता है, दामोदर, कोसी, बराकर और हुगली। तो ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं आप लोगों को, सभी को पता है कि हुगली नदी के किनारे ही बसा है कोलकाता, जो गंगा नदी की ही एक वितरिका है या एक भाग है। नेक्स्ट देखिए, प्रेयरी कहा जाता है। प्रेयरी क्या है? उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। दूसरा कह रहा है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। तीसरा कह रहा है दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। चौथा कह रहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। बताएंगे प्रेयरी क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या है ये? तो आप सभी को पता है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है प्रेयरी, यानी कि प्रेयरीज। कल के क्लास में भी हमने ये सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और प्रेयरी घास से ही और भी विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा प्रेयरी के बारे में। अच्छा, कोड की सहायता से उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कई ऑप्शन आपके सही हैं। पहला देखिए, यह घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लैक्स से घिरे हुए हैं। दूसरा कह रहा है प्रेयरी सामान्य वृक्ष विहीन होते हैं। सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, आल्डर तथा पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। तीसरा कह रहा है अमेरिकी भैंस या बायसन इन प्रदेशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में कह रहा है पहला दूसरा सही है, बी में कह रहा है दूसरा तीसरा सही है, सी में कह रहा है तीनों सही है, और डी में कह रहा है कोई भी सही नहीं है।
तो बताएंगे भी चलो कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे तीनों बातें सही हैं। यह घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत से और पूर्व में ग्रेट लैक्स से घिरा हुआ है। और प्रेयरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, लेकिन जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पे कुछ आपके प्लांट भी पाए जाते हैं। बड़े आकार के सरपत है, ओल्डर है, पॉपुलर है। हालांकि ये आपके गाँव यहाँ की बात करें भारत में तो इनको एक बड़े आकार की घास माना जाता है। अमेरिका में भैंस या बाइसन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं पशु, चूँकि घास स्थल है तो निश्चित ही शाकाहारी जीव बहुत होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो भैंस या बाइसन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? इसमें से कौन सी नदी के अपवाह तंत्र है जो प्रेरी घास के मैदान से गुजरते हैं या वहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मिसिसिपी, दूसरा है सास्केचुआन, तीसरा है हडसन और चौथा है नील। बहुत ही आसान है, बिल्कुल देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ए में है पहला तीसरा, बी में है दूसरा चौथा, सी में है पहला और दूसरा और डी में है सभी। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो याद रखिएगा जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिसिसिपी और सास्केचुआन नदियों का यहाँ पे पाया जाता है। नील नदी तो होगा ही नहीं, नील नदी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो अफ्रीका महाद्वीप का है। हडसन कनाडा में पाया जाता है, हडसन की खाड़ी, हडसन नदी जो है कनाडा की है, तो ये भी प्रेरी नदी से संबंधित नहीं है। जो मिसिसिपी है, क्योंकि जो आपकी प्रेरी है, प्रेरी घास के जो मैदान है ये अमेरिका और कनाडा दो देशों में फैले हुए हैं, ज़्यादातर अमेरिका में है और कुछ हद तक कनाडा में भी हैं। अमेरिका के जो प्रेरी मैदान है वहाँ पे मिसिसिपी जो नदी है इसकी जितने भी सहायक नदियाँ हैं उनसे सिंचित है ये आपका प्रेरी मैदान जो अमेरिका में है। और जो केचवान नदी है इसके सहायक नदियों के द्वारा जो सिंचित है वो कनाडा का प्रेरी मैदान है। तो याद रखिएगा कनाडा का प्रेरी मैदान सस्केचुआन नदियों के जो है सहायक नदियों द्वारा सिंचित है और अमेरिका का जो आपका है प्रेरी ये मिसिसिपी और उसके सहायक नदियों के द्वारा सिंचित है। तो याद रखेंगे ये दो देशों की नदियों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रेरी दो देशों में फैला हुआ है। कथन कारण का प्रश्न है, बहुत आसान है। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कारण कह रहा है प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। अब आपको बताना है कि क्या कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, या कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या ये सही है, आर गलत है, क्या आपका ए गलत है और आर सही है? आपके सामने है ऑप्शन और एकदम कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है क्योंकि प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। तो आपका ए बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पहला स्टेपी, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है बेल्ट और चौथा है आपका कंपोज। यहाँ तो आप लोग सभी घासों को बता सकते हैं कि कौन से देश में कौन सा घास पाया जाता है, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो है आपका बेल्ट। जो डाउन्स है ये पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपको बताई हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है। स्टेपी जो है ये आपके यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में पाया जाता है। कंपोज या जिसको कंपास कहते हैं ये आपके पाया जाता है दक्षिणी ब्राज़ील में, यानी कि ये साउथ ब्राज़ील में पाया जाता है। जो आपका पंपास है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है। और साथ ही आपने नाम सुना होगा कुछ और भी घासों का जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे कैंटनबरी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और भी घास स्थल हैं जिनको हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे आगे के क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेल्ट घास के मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला ऑप्शन है इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है,
दूसरा है जायरे एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश में सिंचित करती हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है बेल्ट घास के मैदान के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। याद रखेंगे बच्चा लोग, जो सही है वो है आपका केवल और केवल पहला, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। याद रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल कई बार पूछा है, ये 3 देशों में फैला है और यहाँ पे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। ये जो बेल्ट घास का मैदान है ये जायरे नदियों के द्वारा नहीं सिंचित है, बल्कि यहाँ पे पाया जाता है आपका ऑरेंज और लिम्पोपो नदी पाया जाता है। लिम्पोपो, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी पाया जाता है। इन्हीं दोनों नदियों के द्वारा सिंचित होता है ये। लिम्पोपो नदी ही आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा, जो आपका बेल्ट घास का मैदान है वो ऑरेंज और लिम्पोपो नदी के द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरु उद्यान को सही तरीके से परिभाषित करता है। ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है बच्चा लोग, बहुत ही गंभीरता से उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरु उद्यान को सही तरीके से परिभाषित करता है। पहला है, मरु उद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। दूसरा कह रहा है, रेगिस्तान के वह क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बनते हैं और तथा यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। 2 ऑप्शन आपने देख लिया है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्र को मरु उद्यान कहते हैं। चौथा कह रहा है, रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नेवल चट्टाने सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं वहां पे मरु उद्यान कहलाते हैं। पांचवा कह रहा है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो मरु उद्यान का सही रूप से व्याख्या कर रहा है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या आपका चौथा सही है। तो याद रखेंगे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेगिस्तान के वह क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरु उद्यान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होता है और यहाँ लोगों का निवास भी पाया जाता है, जो कि पानी होने की वजह से यहाँ हरियाली भी होता है और लोग यहाँ उत्पादन कर पाते हैं और यहाँ निवास कर पाते हैं। तो आपका मरु उद्यान के बारे में केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, बाकी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में क्या है जो सही है। पहला कह रहा है, लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं तथा पश्चिम में जास्कर पर्वत है। दूसरा कह रहा है, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पांजाल पर्वत। तीसरा कह रहा है, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तीसरा कह रहा है चौथा कह रहा है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो लद्दाख के बारे में सही बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, लद्दाख की स्थिति के बारे में आपका चौथा स्टेटमेंट सही है। लद्दाख के उत्तर में है काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर। जास्कर के बाद आपका है पीर पंजाल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, उत्तर में है काराकोरम और दक्षिण में है जास्कर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं। कौन सी नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख से बहती हैं। पहला है सिंधु, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर और चौथा है श्योक। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु है, दामोदर है, बराकर है और श्योक है। ऑप्शन देखिए, ए में है पहला, दूसरा बी में है दूसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा और पहले मतलब डी में है पहला चौथा। आपके सामने ऑप्शन है और कूट भी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रही हूँ कि लद्दाख क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। आपकी सिंधु और श्योक जो नदी है ये लद्दाख से होकर बहती है। बराकर और आपकी जो दामोदर नदी है ये आपके लद्दाख क्षेत्र से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कथन कारण का, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। क्या ये बात सही है। कारण कह रहा है, लद्दाख हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थित है। क्या कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। क्या कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्या ए सही है आर गलत है, क्या ए गलत है और आर सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका सही हो जाएगा।
याद रखेंगे आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। क्योंकि लद्दाख हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे बच्चा लोग आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी का आज आपका आखिरी क्लास था, जिसमें आप लोगों ने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आज आप लोगों ने 7, 8, 9 और 10 जो आपका चैप्टर है उसको आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है, यानी कि एनसीईआरटी 7th क्लास समाप्त हो चुका है। अब हम लोग एनसीईआरटी 8 क्लास को पढ़ेंगे। ऐसे ही मेहनत कीजिए, आप लोगों का परफॉर्मेंस, आप लोगों का प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा लगता है और भी मेहनत करने की इच्छा होती है, और आप लोग भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। चूँकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकती हूँ, तो आप लोग अपने लिए और भी ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आप लोग कल क्लास 8 में पहुंच जाएंगे। तो क्लास 8 में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।